साथियों, आप सभी का सौंदर्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आज़ादी के नायक में एक महत्वपूर्ण शख्सियत की, जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। जानेंगे कि कैसे इन्होंने अंग्रेजों को अपनी सूझबूझ और वीरता के आगे नाको चने चबवा दिए और कैसे ये आज़ाद बने, आज़ाद बनने की कहानी। तो हम बात करते हैं तब के झाबुआ जिले की। झाबुआ एक्चुअल मध्य प्रदेश में एक आदिवासी बहुल जिला, अभी हाल में जिले का थोड़ा सा विभाजन कर दिया गया और एक नया जिला अलीराजपुर जिला बना दिया गया। तो भाभरा गांव जो चंद्रशेखर आजाद का गांव हुआ करता था, तब झाबुआ में पड़ता था। वर्तमान में ये अलीराजपुर जिले में पड़ता है। ये आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या का क्षेत्र है। 23 जुलाई 1906 को सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर एक ऐसा सपूत पैदा होता है जिसकी कहानियां हर देश प्रेमी के घर में गूंजती चली आई हैं और गूंजती रहेंगी। बात इनके आजाद बनने की। नाम में तिवारी से आजाद शब्द कैसे लग गया? 1921 का वक्त, तकरीबन 15 साल के चंद्रशेखर तिवारी हुआ करते थे। गांधी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। अंग्रेज इन्हें पकड़ लेते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान, क्योंकि उसमें ये हिस्सेदारी कर रहे होते हैं, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। मजिस्ट्रेट इनसे इनका नाम, इनके पिता का नाम और पता पूछते हैं। अपने नाम के रूप में ये आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताते हैं। अंग्रेज जज काफी नाराज होता है। इन्हें 15 बेंतों की सजा सुना दी जाती है। इनके बदन पे पड़ रही एक एक बेंत के प्रत्युत्तर में मुंह से केवल निकलता था महात्मा गांधी जिंदाबाद, वंदे मातरम। उसके बाद से ये आजाद ही बन गए। और इनकी जो शहादत है वो भी स्पष्ट करती है कि सचमुच में ये माँ भारती का लाल आजाद ही था। आजाद रहने के लिए इसका जन्म हुआ था। न केवल खुद आजाद रहना था, बल्कि आगे देश की आजादी कैसे ही हो, इसके लिए भी वो हमेशा कुछ न कुछ योजना बनाते रहते थे। तो चंद्रशेखर आजाद का नाम कई जगहों पे आता है, चाहे वो सैंडर्स हत्याकांड हो, चाहे वो काकोरी ट्रेन एक्शन हो, जैसे कि काकोरी ट्रेन कांड। कांड शब्द को उत्तर प्रदेश सरकार ने हटा दिया है, क्योंकि सरकार का और आम लोगों का भी ये मानना था कि कांड जो है ये एक तरह से अपमान सूचक शब्द है। तो इस चीज को, क्रांतिकारियों की जो महिमा है, जो उनका शौर्य है, उसको कमतर आंकती है। इसलिए कांड हटा के एक्शन शब्द योगी सरकार ने जोड़ने का काम किया है। तो अब इसे हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। वहां पे भी चंद्रशेखर आजाद ने बखूबी भूमिका अपनी निभाई। चाहे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन की बात रही हो, चाहे बाद के दिनों में 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में पुनर्गठन की बात रही हो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जो बाद में वो बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हर जगह आजाद मुख्य सूत्रधार रहे हैं। आजाद अपने ही तरीके के युवाओं की तलाश में रहते थे, जो देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने में तनिक भी न झिझके। 1924 के वर्ष में भगत सिंह से इनकी मुलाकात सचिंद्रनाथ सान्याल के घर कानपुर में हो जाती है। उस समय ये देखना चाहते हैं कि ये गबरू लंबा चौड़ा जो लड़का है, इसमें बातों के अलावा कुछ देश प्रेम भी है कि नहीं। मोमबत्तियां कई जलाई जाती हैं और वहां उपस्थित कई क्रांतिकारियों से आजाद कहते हैं कि आप लोग इन मोमबत्ती की लौ में अपना हाथ रखें। बिना तनिक देर किए भगत सिंह मोमबत्ती की लौ में
हाथ रखते हैं, उनके चेहरे का भाव एकदम शांत था। ये देख के आजाद उनका हाथ हटा देते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। आगे चल के ये प्यार से भगत सिंह को लल्ला भी बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा शहादत की। शहादत 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जो अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, एक जामुन का पेड़ होता है। वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियों के योजना बनाने के लिए अपने एक साथी सुखराज से ये बात कर रहे होते हैं। उस समय इनका एक साथी और होता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम था उसका वीरभद्र तिवारी। वीरभद्र तिवारी ने अंग्रेजों को इनकी मुखबरी कर दी। तब सीआईडी विभाग का पुलिस अधीक्षक हुआ करता था बाबर नाट या नाट बाबर। नाट बाबर काफी लाव लश्कर लेके पहुंचता है, बख्तरबंद गाड़ियां और काफी अत्याधुनिक हथियार। बिना किसी चेतावनी की एक गोली चलाता है जो सीधे पांव में लगती है आजाद की। आजाद जामुन के पेड़ की ओट में आते हैं और अपनी एक पिस्तौल, जिसे वो प्यार से बाम नौनी भी कहते थे या बाम बुखारा भी कहते थे, उससे वो गोलियां चलाना शुरू करते हैं। सटीक निशाने बाज तो इतने थे कि पहली ही गोली नाट बाबर के कलाई को भेद देती है, वो गंभीर रूप से घायल होता है। एक दूसरा अधिकारी सुक्खू सिंह के भी जबड़ों को छूती हुई उनकी गोली जाती है। यह क्रम 15 से 20 मिनट तक चलता रहता है, जब तक कि आखिरी गोली नहीं बचती। जब वो अपने मैगजीन में देखते हैं कि कितनी गोलियां बची हैं और पाते हैं कि अब मैगजीन में एक ही गोली है, तो वो दिन उन्हें याद आते हैं जब वो कहा करते थे कि जीवित रहते हुए कोई भी अंग्रेजी सरकार उन्हें नहीं पकड़ सकती, और आखिरी गोली को अपने कनपटी पे लगा के बलिदान हो जाते हैं मां भारती के लिए। खौफ तो इतना था कि उनके शहीद हो जाने के बाद भी नाट बाबर को लगा कि शायद ये कोई इनका बहुरूपियापन हो या कोई इस प्रकार से ये जानबूझ के सांस रोके हुए पड़े हों कि इनके करीब जाना ठीक नहीं है, और इनके शव पे भी वो कई गोलियां चलाता है। जब बदले में कोई हरकत नहीं होती है, तब जाके इनके शव को ये लोग छू पाते हैं। अब मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि क्या हुआ उस मुखबिर का। मुखबिर वीरभद्र तिवारी, जो महज थोड़े से पैसे की लालच में, हालांकि पैसे 5,000 रुपए थे, मैं थोड़ा पैसा इसलिए कह रहा हूं, आजाद तिवारी, चंद्रशेखर आजाद तिवारी के व्यक्तित्व के आगे ये मामूली सी रकम थी, और उसे प्रलोभन दिया गया था वीरभद्र तिवारी को कि सीआईडी में उसे कहीं नियुक्ति दे दी जाएगी। नियुक्ति उसे मिलती भी है। तब का उरई जालौन क्षेत्र में सीआईडी का एक पद इसे दे दिया जाता है, जो हमेशा से काफी सख्त सुरक्षा में चलता, क्योंकि उसको इस बात का पूरा अंदेशा था कि आजाद तो नहीं है, लेकिन उनके साथी हमारी जान के प्यासे रहेंगे। किसी भी अजनबी से वो मिलना पसंद नहीं करता था, सुरक्षित घेरे में हमेशा चलता था वो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्त को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि इस गद्दार वीरभद्र तिवारी को आप ही मौत के घाट उतारोगे। कई दिनों की रेकी की जाती है उरई जालौन क्षेत्र में, प्रयास किए जाते रहते हैं कि कैसे हम उसके करीब पहुंचे। एक दिन वो पल भी आ जाता है जब रमेश चंद्र और
वीरभद्र तिवारी का आमना सामना होता है। रमेश चंद्र अपनी पिस्तौल से कई गोलियां उसके शरीर में उतार देते हैं। लहूलुहान होकर धरती पे गिर पड़ता है। रमेश चंद्र गुप्ता को लगता है कि इसका काम तमाम हो गया है, किंतु कई नाजुक अंगों को केवल गोलियां छूते हुए निकल गई थी, ज्यादा जख्मी नहीं कर पाई थी। अस्पताल में कई दिनों का इलाज चलता है और वो बच जाता है, लेकिन बच जाने के बाद गुमनामी, जिल्लत, अपमान की जिंदगी झेलता हुआ एक दिन वो दुनिया को छोड़ जाता है। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद इसके सर पे अंग्रेजी हुकूमत का हाथ नहीं रह गया था। ये अपने घर में कैद होकर रह गया था, क्योंकि डरता था कि बाहर अगर कभी निकलेंगे तो कोई न कोई क्रांतिकारी की गोली इसका इंतजार कर रही होगी। समाज इसे अलग थलग कर देता है, इसके चेहरे को देखना भी पाप समझता है। ये तो थी उस मुखबिर की जिल्लत भरी अंत की कहानी। और एक दिन गुमनामी में वो मर भी जाता है, मानसिक दबाव और साथ तिरस्कार सब कुछ झेलते हुए। लेकिन क्या हुआ चंद्रशेखर आजाद के न रहने के बाद उनकी माँ जगरानी देवी का? क्या हुआ उनके पिता सीताराम तिवारी का? चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने के कुछ दिनों बाद सीताराम तिवारी दुनिया को छोड़ जाते हैं। परिवार में बहुत गरीबी थी। अंग्रेज और वहाँ की जनता इन्हें डाकू की माँ और न जाने कैसे कैसे नामों से संबोधित करती थी, इनका मजाक उड़ाती थी। लेकिन झांसी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में रहते हुए इनकी कुछ लोगों से दोस्ती होती है, चंद्रशेखर आजाद जी की। चंद्रशेखर आजाद के एक मित्र होते हैं, नाम है उनका सदाशिवराव मालपुरकर। अब वो करते क्या है, जब उन्हें पता चलता है कि आजाद नहीं रहे तो वो उनकी माँ की खोज खबर करते हैं, पहुंच जाते हैं तब के झाबुआ के भाबरा गांव में। बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत गुजारिश करते हैं और जगरानी देवी को अपने साथ लेके वो झांसी आ जाते हैं। इनका कमरा काफी छोटा होता है, तो आजाद के और एक साथी होते हैं भगवान दास माहौर, वो अपने घर जगरानी देवी को ले जाते हैं। इनके एक और मित्र शिव वर्मा, आजाद के साथी शिव वर्मा, भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मालपुरकर, इनकी इतनी सेवा शुश्रूषा करते हैं और इन्हें इतना सम्मान मिलता है वहां के लोगों द्वारा, क्रांतिकारी की मां, क्रांतिकारी की मां। 1951 में इनकी मौत होती, इनकी मृत्यु होती है आजाद के गुजरने के तकरीबन 20 साल बाद। देश आजाद था, किंतु देश की आजाद सरकार ने इनकी कभी सुध नहीं ली। सुध नहीं भी ली तो इनका एक बेटा नहीं था तो कई बेटे अब इनकी सुध लेने वाले थे। काफी गरीबी क्रांतिकारियों के समय में थी, लेकिन सारे क्रांतिकारी इनकी जरूरतों को पूरा करने में कभी नाकामयाब नहीं रहे। आज वहां इनका एक स्मारक भी है जगरानी देवी का, और जगरानी देवी इतनी ज्यादा स्वाभिमानी थी कि कभी भी किसी से एक पैसे की मदद के लिए इन्होंने हाथ नहीं फैलाया, न अंग्रेजी हुकूमत न किसी अन्य लोगों से। बस अपने बेटे चंदू की कहानियां सुनाती रहती थी, उसकी वीरता की कहानियां सुनाती रहती थी, और इन्हें शहीद की राजमाता का दर्जा मिला था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी मौत पे सदाशिव राव मालपुरकर इनकी अंतिम क्रिया भी करते हैं, अंत्येष्टि भी करते हैं। अब मैं यहाँ बात करना चाहूँगा नाट बाबर की। नाट बाबर जब यहाँ से रिटायर होता है तो ब्रिटिश सरकार उसको तोहफे में चंद्रशेखर आजाद की वो रिवॉल्वर सौंप देती है। कई दिनों तक आज़ादी के बाद क्रांतिकारी और जो स्वतंत्रता के प्रेमी थे, इतिहासकार थे, उनकी चाहत थी कि इनकी जो कोल्ट रिवॉल्वर है अमेरिका निर्मित, जिसे प्यार से बामनौनी भी बुलाते थे या बाम बुखारा भी बुलाते थे चंद्रशेखर आजाद,
वो भारत वापस लाई जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के प्रयास से वो दिन आ भी जाता है जब ये भारत वापस लाई जाती है। और आजाद के एक साथी विमल प्रसाद जैन उस रिवॉल्वर को देख के ये पुख्ता करते हैं कि हाँ, ये आजाद की ही रिवॉल्वर है, क्योंकि उसमें एक जगह बहुत बारीक कट का मार्क था, निशान था। उस मार्क को आजाद और विमल प्रसाद जैन के अलावा किसी को भी खबर नहीं थी। शुरुआत में तो ये रिवॉल्वर रखी जाती है लखनऊ के संग्रहालय में, किंतु आगे चल के रिवॉल्वर को इसके मूल ऐतिहासिक स्थल इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया जाता है। यहाँ पे आज भी ये रिवॉल्वर देखी जा सकती है। रिवॉल्वर के बारे में अंग्रेज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, नॉट बाबर ने, कि ये स्मोकलेस रिवॉल्वर थी। गोलियां चलने पे इससे धुआं नहीं निकलता था, जिससे सटीक ठिकाना पता करना मुश्किल होता था और हालात को ये रिवॉल्वर और गंभीर बना देती थी। आज भी अगर कोई जाना चाहे तो म्यूजियम में जाके इस रिवॉल्वर को देख सकता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद कैसे काकोरी कांड में साधु का रूप बना के अपना नाम चेंज करके हरिशंकर ब्रह्मचारी का नाम रख के झांसी के आसपास ओरछा के जंगलों में रहते हैं और बम बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, अंग्रेजों से बचते रहते हैं। और कैसे 1928 में जेपी सैंडर्स हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाते हैं और वहां से पुलिस छावनी में तब्दील हुए पूरे लाहौर से किस प्रकार भगत सिंह को, राजगुरु को और अपने आप को मुफीद तरीके से लाहौर से दूर लाते हैं। भगत सिंह को ये कहते हैं कि अपनी दाढ़ी बाल कटवाओ जिससे तुम पहचान में ना हो, और एक प्रकार का ऐसा उनका परिधान कर देते हैं जैसे वो कोई अंग्रेज हो। और उनके साथ उनकी बीवी भी आती हैं, हालांकि आपको पता है कि वो शादीशुदा नहीं थे। भगवती चरण बोहरा, आजादी के दीवाने, उनकी पत्नी दुर्गा भाभी भगत सिंह के पत्नी की भूमिका में एक किरदार निभाती हैं। अपने छोटे बेटे को लेके साथ में चली आती, उनका नौकर का काम राजगुरु कर रहे होते हैं। आजाद भी अपना भेष बदल के भस्म वगैरह लगाए, एक साधु का वो करके ट्रेन में सवार होके ब्रज में भगवान भजन करते हुए लाहौर से दूर चले आते हैं। आजादी की कहानी कहीं गुमनाम न हो, इसलिए हमारे सरीखे कुछ शिक्षक इस बात का बड़ा प्रयास करते हैं कि आप सुधी पाठकों और एस्पिरेंट्स तक ये जानकारियां जाएं। महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए, जो प्रश्न बनते हैं, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ? झाबुआ के भाभरा नामक गांव में। तब का झाबुआ जिला बीच में दो भागों में बढ़ता है और अब भाभरा गांव नए बने जिले जो अलीराजपुर एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहां भाभरा पड़ता है। पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में भगत सिंह के साथ मिलकर। काकोरी ट्रेन एक्शन में इनका काफी बड़ा रोल था। सुरक्षा कवर देते रहे अपने बाकी के साथियों को, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खान हो, राजेंद्र लाहिड़ी या ठाकुर रोशन सिंह। अंग्रेज इन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। शहादत दिवस पे भी प्रश्न आ जाते हैं तो वो तारीख है 27 फरवरी 1931। और तो और चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया। साथी से मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। सजा का दिन मुकर्रर था 24 मार्च 1931। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि कहीं उस दिन
कोई धावा जेल पे न बोल दिया जाए, इसलिए एक दिन पहले शाम को उन्हें फांसी दे देते हैं। 23 मार्च 1931। फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद भरपूर प्रयास करते हैं। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से भी जाके मिलते हैं, उनकी सलाह पे इलाहाबाद आते हैं। इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवाइए, चूंकि दोनों के विचारों में बड़ा अंतर था। चंद्रशेखर आजाद और जवाहरलाल नेहरू के दोनों में अंत में तीखी बहस हो जाती है और बात नहीं बनती है। आनंद भवन से बाहर निकल आते हैं। आजाद आगे की रणनीति बनाने के लिए जा पहुंचते हैं तब के अल्फ्रेड पार्क में, जहां उनकी शहादत हुई। तो ये कुछ सवाल आते रहते हैं। आप सुधी पाठक इस वीडियो को देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा।